हे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल बैचलर्स एजुकेशन पर। अपना उद्देश्य लेखनी से लक्ष्य की ओर। दोस्तों, यूपी SSS द्वारा आयोजित कराए गए किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी एक महत्वपूर्ण विषय होता है। बिना हिंदी के एग्ज़ाम संभव नहीं है, जिसमें से 40 से 50 प्रश्न आने तय होते हैं। उनमें से हिंदी वर्णमाला से कम 3 से 4 प्रश्न आने होते हैं कि किन किन वर्णों से मिलकर कौन कौन से वर्ण बनते हैं, किसका उच्चारण स्थान कहाँ पर है। तो हिंदी वर्णमाला के पहले भाग में आज हम देखेंगे स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर का उच्चारण स्थान कहाँ से है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए आगे देखते हैं। वर्णमाला किसी भी भाषा या लिपि की वर्णमाला होती है। अपने यहाँ जो वर्णमाला है उसमें कुल 52 अक्षर होते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि किसी भी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा की मानक वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। अब वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। अब स्वर को जानने से पहले उसकी परिभाषा जानना अति आवश्यक है कि स्वर किसे कहते हैं। तो वह वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी के मानक वर्णमाला में 11 स्वर और 2 अयोग्य वाह शामिल हैं। कुल मिलाकर के 13 स्वर होते हैं। स्वर व उनके उच्चारण स्थान। अब ये देखना है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो जो पहला और दूसरा अक्षर है आ, उसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। ई, इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। उ, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। लेकिन जो री है, ये इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, लेकिन लिखित रूप से है। क्योंकि अगर हम लोग री करते हैं, जैसे ऋषि पढ़ते हैं, तो ये री सी लिख के आता है, इसलिए लिखित रूप से इसको माना गया है। इसी प्रकार ए आए, ये क्योंकि मिश्रित वर्ण है, इनका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है, क्योंकि ये आ प्लस ई में से किसी वर्ण के साथ मिलकर के ये एवं आए बनाते हैं। तो इन दोनों के उच्चारण स्थान को हम साथ में लेकर के कहते हैं। इसी प्रकार ओ आओ का भी उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ से होता है। जैसे आ के साथ ऊ जब मिल जाते हैं तो ओ और आओ बनाते हैं। इनका उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ मानते हैं। अब देखते हैं स्वर के भेद कितने होते हैं, क्योंकि भेद का जानना अति आवश्यक है। यह 8 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर, मात्रा के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर, जीवा के प्रयोग के आधार पर, मुख द्वार या मुख विवर खुलने के आधार पर, होठों के आकृति के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, वायु के निकलने के स्थान के आधार पर। तो अब देखते हैं पहले पार्ट को। पहला भाग है व्युत्पत्ति के आधार पर। यह भी 2 प्रकार का होता है, मूल स्वर और संधि स्वर। अब देखते हैं मूल स्वर क्या होते हैं और संधि स्वर क्या होते हैं। वह स्वर जिनकी व्युत्पत्ति में अन्य स्वर की सहायता नहीं पड़ती है उन्हें मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। जैसे आ, ई, उ, री। इनकी व्युत्पत्ति में किसी अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए ये मूल स्वर कहलाते हैं। अब संधि स्वर देख लेते हैं। वह स्वर जिनकी व्युत्पत्ति में अन्य स्वरों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें संधि स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ए, आए, ओ, आओ। हम पहले आगे बता चुके हैं पूर्व में कि ए का निर्माण कैसे होता है, आय का निर्माण कैसे होता है। अब दूसरा भेद है मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। यह भी 2 प्रकार के होते हैं, अमात्रिक एवं मात्रिक। वह वर्ण जिनमें सिर्फ लघु आ की मात्रा होती है, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से कोई मात्रा नहीं होती है, उन्हें अमात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं कमल,
अगर हम इसको तोड़ तोड़ के लिखेंगे तो का में हलंत, फिर आ की मात्रा, फिर माँ में हलंत, फिर आ की मात्रा, लघु आ की, फिर ला में हलंत और इसमें भी आ की मात्रा, जो कि प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं पड़ती है। इसलिए ऐसे वर्णों को अमात्रिक कहते हैं। अब देखते हैं मात्रिक किसे कहते हैं। वह स्वर जिनमें निम्नलिखित मात्राएं पाई जाती हैं उन्हें मात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं कमला, कमला, तो इसमें जो ला की है, ला में आ की मात्रा भी है, बड़ा आ की मात्रा। इस प्रकार से इन्हें मात्रिक स्वर कहते हैं। आगे देखते हैं उच्चारण काल में लगने वाले समय के आधार पर, यह तीसरा प्रकार है, तीसरा भेद है स्वर का। यह भी होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब देखते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। इनके उच्चारण में एक इकाई का समय लगता है, इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, इ, उ आदि। अब दीर्घ, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण का 2 इकाई समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ आता है, ई आता है, उ आता है आदि। अब देखते हैं तीसरा क्या है, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर यह संस्कृत भाषा में पाए जाते हैं। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण का 3 इकाई समय लगता है। जैसे ओम, ओम का उच्चारण करते हैं। चौथा है जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। यह भी 3 प्रकार के होते हैं। जिनका उच्चारण जीभ के अग्र से भाग से होता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इ, ई, ए, आए। इनका जब उच्चारण करते हैं तो हमारे जीभ के अग्रभाग पर वायु का बल पड़ता है। जिनका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। इनकी संख्या सिर्फ 1 होती है। जैसे अ, इस प्रकार से। जिनका उच्चारण जीभ के पश्च भाग से होता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। जैसे आ, उ, ओ, आओ। इनका सबका उच्चारण जीभ के पश्च भाग से होता है। चौथा है मुख द्वार या मुख विवर खुलने के आधार पर। यह भी 3 प्रकार के होते हैं। विवृत यानी फुल ओपन, जब मुंह पूरा खुल जाता है। इन्हें निम्न स्वर भी कहते हैं। इनमें सिर्फ एक और आता है, बड़ा आ। इसमें पूरा मुंह खुल जाता है। दूसरा है अर्धविवृत यानी सेमी ओपन, मुंह का आधा खुलना। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में केवल आधा मुंह खुलता है उन्हें अर्धविवृत स्वर कहते हैं। जैसे अ, ए, आए, ओ, आओ। तीसरा है संवृत्त यानी क्लोज, जिसमें मुंह बंद रहता है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुंह बंद रहता है उन्हें संवृत्त स्वर कहते हैं तथा इनको ऊंचा स्वर भी कहते हैं। इनमें आता है इ, ई, उ, ऊ। इनमें लगभग मुंह ना के बराबर खुलता है। छठा भेद देख लेते हैं होठों की आकृति के आधार पर। यह भी 2 प्रकार के होते हैं, वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी वह होते हैं ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में होंठ गोल हो जाते हैं, उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे उ, ऊ, ओ, आओ। एक होता है आ। आवृत्तमुखी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में होंठ गोल ना होते हों उन्हें आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ए, आए। और 7वां भाग है, 7वां भेद है उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। ये तो हम लोग पहले देख ही चुके हैं, लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कंठ स्वर यानी जिनका उच्चारण कंठ से होता है, आ। तालु से इनका उच्चारण होता है उन्हें तालव्य स्वर कहते हैं। ई। ओष्ठ से जिनका उच्चारण होता है उनको ओष्ठ स्वर कहते हैं। उ। मूर्धन्य स्वर जानते हैं, री होता है। कंठ तालव्य स्वर ए, आए। कंठोष्ठ होता है ओ, आओ। और 2 अयोग्वा होते हैं,
अंग और आहा, इन्हें प्रायः अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। सातवां भेद है वायु के निकलने के स्थान के आधार पर। यह भी 3 प्रकार के होते हैं। इनमें निरनुनासिक या मौखिक स्वर है पहला। इनके उच्चारण में वायु केवल मुंह से निकलती है। इन्हें निरनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, वा। अनुनासिक स्वर वायु मुख व नाक दोनों से निकलती है, जैसे चांद, कांद या फिर अंग। और तीसरा है इसका, जिनके उच्चारण में वायु नाक से निकलती है उन्हें अनुस्वार कहते हैं, जैसे अंग, गंग, भंग, तंग, ये सब हैं अनुस्वार। इस प्रकार से हमने 8 भेद देख लिए कि स्वर के 8 भेद किस प्रकार से होते हैं और उनमें कौन कौन से वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है। अब उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या 10 होती है, जो निम्न प्रकार है: आ, आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ। लेकिन लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती है, जिनमें 10 ऊपर वाले होते हैं और एक री शामिल हो जाता है। अब बात आती है कि जो विसर्ग होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है। जो आहा है, जो अयोग्य में आता है, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। और एक बेहद महत्वपूर्ण बात कि प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रश्न जरूर आता है कि कौन सा वर्ण जो है सघोष है और अघोष है। तो उसमें स्वर भी दिया होता है, व्यंजन भी दिया होता है। तो व्यंजनों के बारे में हम आगे बताएंगे, लेकिन आप ये बात गांठ बांध लीजिए कि जो सभी स्वर के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, इसलिए सभी स्वर सघोष होते हैं, कोई भी स्वर अघोष नहीं होगा। इस प्रकार स्वर वाले पार्ट का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम व्यंजन पर भी वीडियो बनाएंगे और इसमें आप सभी को व्यंजन के बारे में सारी जानकारी देंगे। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल बैचलर्स एजुकेशन को। पढ़ें और पढ़ाएं, ज्ञान बढ़ाएं, लेखनी से लक्ष्य की ओर में अपना जीवन अच्छा बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।